गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। इजिप्ट के शर्म अल शेख में संपन्न हुए यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP27 ने जलवायु और पर्यावरण की कसौटियों पर पृथ्वी के भविष्य को लेकर आशा जगाई है। जिस शिद्दत से इस सम्मेलन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों ने आखिरी पलों तक लगे रहकर लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति हासिल की, वह कई वजहों से ऐतिहासिक है। और हाँ, ये आखिरी पल भी सम्मेलन की तय मियाद बीत जाने के बाद 40 घंटे तक जारी रहे, तब जाकर यह सहमति बन सकी। वैसे भरपाई के लिए कोष बनाने का विचार अपने आप में नया नहीं है। 2015 के बहुचर्चित पेरिस जलवायु समझौते में भी इसका जिक्र है। बावजूद इसके यह सहमति हासिल कर लेना बड़ी बात है, क्योंकि एक तो यह कि इसके जरिए दुनिया के तमाम बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों ने यह स्वीकार किया है कि पर्यावरण को निर्णायक तौर पर बिगाड़ने में उनकी भूमिका रही है, और दूसरे यह इक्का दुक्का राष्ट्रों की बात नहीं है। COP27 में फैसले सर्वसम्मति के आधार पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान से निपटने के सामूहिक प्रयासों को लेकर दुनिया भर के निर्णयकर्ताओं में एक आम सहमति बन गई है। फिर भी यह नहीं मानना चाहिए कि आगे की राह आसान है। कारण एक तो यह है कि इस सहमति को लेकर भी अहम व्यावहारिक पहलुओं पर बातचीत होना अभी बाकी है। इसके लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई है जो इस सहमति को अमल में लाने के तरीके सुझाएगी। दूसरी बात यह है कि अमीर देश आर्थिक योगदान पर किए जाने वाले बड़े बड़े वादों को निभाने के मामले में अभी तक खास भरोसेमंद नहीं साबित हुए हैं। बहरहाल इस सम्मेलन की एक और उपलब्धि रही हर तरह के फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने और बंद करने पर बनी सहमति। ध्यान रहे, ग्लासगो में पिछले साल हुए सम्मेलन में भी कोयले का इस्तेमाल कम करने पर सभी देश राजी हुए थे, लेकिन तेल और गैस पर तब चुप्पी साधे रखी गई थी। भारत के सक्रिय हस्तक्षेप की बदौलत इस बार सभी जीवाश्म ईंधनों को प्रतिबद्धता के दायरे में शामिल कर लिया गया। आगे की चुनौतियों का जहां तक सवाल है, तो इस एक तथ्य पर नज़र डालना भी इसकी जटिलता स्पष्ट कर देता है कि COP27 के ही बयान के मुताबिक लो कार्बन इकोनॉमी में वैश्विक रूपांतरण तभी संभव है जब इस मद में 4 से 6 लाख करोड़ डॉलर सालाना निवेश किया जाए। ध्यान रहे, पिछले साल जापान का GDP 4.9 लाख करोड़ डॉलर था। जाहिर है COP27 की सफलता का पैमाना
यह नहीं हो सकता कि इसके जरिए हम कितना आगे बढ़ें। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि हमने सही दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प ले लिया है और मौजूदा हालात में यह कोई छोटी बात नहीं है, बशर्ते कि हम इस संकल्प से पीछे न हटें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के 2 स्थानों पर वीर सावरकर के विरुद्ध दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बवंडर स्वाभाविक है। राहुल ने पहले वाशिम जिले में आयोजित रैली में सावरकर की निंदा की और जब इसका विरोध हुआ तो अकोला जिले में पत्रकार वार्ता में माफ़ीनामे की एक प्रति दिखाते हुए उन्हें डरपोक तथा महात्मा गांधी और उस वक्त के नेताओं के साथ धोखा करने वाला बता दिया। राहुल के बयान और उसके प्रभावों के 2 भाग हैं। पहला है इसका राजनीतिक असर और दूसरा उनके दावों की सच्चाई। दोनों हिस्सों पर अलग अलग गौर करना ठीक रहेगा। एक, राहुल के बयान से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी दोनों असहज हो गई। दोनों खुद को इस बयान से अलग करने पर मजबूर हुई। 2, शिवसेना के संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि इसका असर महाविकास आघाड़ी पर पड़ सकता है। 3, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में जो आ रहे थे उनमें उद्धव वाली शिवसेना और एनसीपी के साथ साथ उन संगठनों और समूहों के भी लोग थे जो बीजेपी आरएसएस के विरुद्ध रहे हैं। 4, महाराष्ट्र में वीर सावरकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान समाज के हर वर्ग में है। इनमें बीजेपी और संघ के विरोधी भी शामिल हैं। इन सबके लिए राहुल गांधी ने समस्याएं पैदा कर दी है। 5, आम लोगों में भी इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी विरोधियों के लिए इस यात्रा का राजनीतिक लाभ उठाने की संभावनाएं राहुल के बयान के बाद धूमिल हो गई है। 6, राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों की यह भूल कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में महंगी साबित होगी। राहुल जो बोल रहे हैं वह सच्चाई का एक पक्ष है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करें। 1, सावरकर 11 जुलाई 1911 को अंडमान जेल गए और 6 जनवरी 1924 को रिहा हुए। उनको करीब 12.5 वर्ष काला पानी में बिताना पड़ा। 2, सावरकर ने 1911 से 1920 के बीच 6 बार रिहाई के लिए अर्जी दी, सभी अस्वीकृत हो गई। 3, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को उन्होंने धोखा दिया, जबकि उनकी 6ठी याचिका महात्मा गांधी के कहने पर ही डाली गई थी। गांधी जी ने स्वयं उनकी पैरवी की और यंग इंडिया में रिहाई के समर्थन में लिखा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जॉर्ज पंचम के आदेश पर भारतीय कैदियों की सज़ा माफ़ करने की घोषणा की गई थी। उनमें अंडमान के सेल्युलर जेल से भी काफ़ी कैदी छोड़े गए थे। इनमें सावरकर बंधु विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर शामिल नहीं थे। उनके छोटे भाई नारायण राव सावरकर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर सहयोग मांगा था।
स्टॉप।